शिक्षा से ही बदलाव संभव है। गिववाइज एजुकेशनल फाउंडेशन के साथ आइए मिलकर एक उज्जवल भविष्य बनाएं। मेरा नाम है श्वेता भारती, ठीक है। मैं फर्स्ट चैप्टर पढ़ाऊंगी अभी, यूनिट एंड मेजरमेंट्स। आपका कॉलेज में हुआ होगा ये चैप्टर या चल रहा है? अभी चल रहा है मैम। ठीक है। अभी ये चैप्टर हमें क्यों पढ़ना है? पहली बात, आप में से कौन कौन है जो जेई के लिए प्रिपरेशन कर रहा है? हेलो, आप हैंड रेज भी कर सकते हो बच्चों। जेई के लिए, नीट के लिए, एनडीए के लिए प्रिपेयर कर रहा है कोई? यस मैम। यस। अब देखो, जो बच्चे जेई में होंगे ना, आप यहाँ पे देख सकते हो 2019 से लेके 2015 तक, पहले 2000 से 19 के पहले क्या होता था, 1 या 0 क्वेश्चंस आते थे इस चैप्टर से। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो 2020 से क्या हुआ है, 2 से 3 क्वेश्चंस आ रहे हैं हर ईयर, पर ईयर। ठीक है, इस चैप्टर का वेटेज बढ़ गया है। अगर हम पर्टिकुलरली बात करें, हम अगर जेई मेंस की बात करते हैं, तो जेई मेंस में इस चैप्टर से हमेशा 1 और 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एवरी ईयर, ये आता ही है। अगर एडवांस की बात करें, जेई एडवांस की, तो 1 क्वेश्चन तो हमेशा आता है, वो डायरेक्टली पूछा जाता है। और आपको ये बता दें, इस चैप्टर में जो हम डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ेंगे, उससे क्या होता है, जो भी हम फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, कोई भी क्वेश्चंस हो किसी भी चैप्टर में, 11th में हो 12th में हो, क्या होगा, जब भी हम क्वेश्चंस का आंसर ढूंढेंगे ना, सॉल्व करेंगे, तो वो सही है या गलत है, वो किससे हम चेक करेंगे? डायमेंशनल एनालिसिस से। तो ये टॉपिक सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं नीट की। नीट के बारे में हर ईयर 1 से लेके 3 क्वेश्चंस एवरी ईयर पूछे जाते हैं। एवरी ईयर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वो कहाँ से आते हैं? एरर टॉपिक से आता है, या फिर डायमेंशन से आते हैं, या फिर सिग्निफिकेंट फिगर से आते हैं, राइट। अगर हम एनडीए की बात करें, कुछ बच्चे होंगे जो एनडीए के लिए भी प्रिपेयर कर रहे होंगे। एनडीए के लिए इस चैप्टर से हर साल 1 क्वेश्चन आता है, और वो कॉन्सेप्चुअल रहता है, डायरेक्ट रहता है। ठीक है, 1 क्वेश्चन आता है, वो क्या होता है? कॉन्सेप्चुअल रहता है। तो हम ये देख सकते हैं, ये चैप्टर तो इम्पोर्टेंट है, और उसमें से भी जो एरर, डायमेंशन, सिग्निफिकेंट फिगर्स है, डायमेंशनल एनालिसिस है, इस तरह के टॉपिक जो है वो सबसे ज्यादा वेटेज रखते हैं एग्जाम के लिए। अब हम चैप्टर के लिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हम क्या देखेंगे आज के लिए? एक तो फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटीज के बाद हम मैग्नीट्यूड देखेंगे, यूनिट्स क्या होते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज के जो 3 टाइप्स हैं, कौन कौन से, जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है, डिराइव्ड क्वांटिटीज है, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज है, वो सब देखेंगे। बाद में डायमेंशंस के बारे में देखेंगे। अगर टाइम परमिट करता है तो वो एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशंस भी पढ़ेंगे। ठीक है, अब ना मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ। आपने रिचर्ड फेमन का नाम सुना है? नो मैम। किसी ने नहीं सुना है? नो मैम। रिचर्ड फेमन कौन थे? वो एक साइंटिस्ट थे। ठीक है, रिचर्ड फेमन कौन थे? एक साइंटिस्ट है। उन्होंने ना एक हमें बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया है। आपको चेस खेलना आता है? किस किस को आता है? यस, यस मैम। आता है। आपने मान लो कोई स्टूडेंट है, बोलिए अक्षित, आपको कोई डाउट है? नो मैम, वो चेस वाला क्वेश्चन के लिए बोले थे। ओके ओके, ठीक है ठीक है। मान लो यहाँ पे अक्षित खेल रहा है, ठीक है, ये अक्षित है, उसके अगेंस्ट में
और किसे आता है चेस खेलने के लिए? दिव्यांश को भी आता है, ठीक है। अक्षित खेल रहा है और उसके अगेंस्ट हम मानते हैं ये दिव्यांश भी चेस खेल रहा है। मान लो यहाँ पे कोई एक पर्सन है, वो क्या कर रहा है, इसको ऑब्जर्व कर रहा है, गेम को, चेस खेलने वालों को कैसे खेल रहे हैं, ठीक है। वो ऑब्जर्व कर रहा है और वो बता किसे रहा है, उसका एक फ्रेंड है, उसे बता रहा है कि ओके ये चेस कैसे कैसे खेल रहे हैं। और ये कैसे बता रहे हैं? फोन से बता रहे हैं, फोन से बात कर रहे हैं, ठीक है। मान लो ये एक पैदा है, पहले क्या होता है, ये पैदा एक घर चलाए, ठीक है, एक ही घर चलाए, ठीक है। इसने ये ऑब्जर्व कर लिया और मान लिया कि ओके एक पैदा होता है वो एक घर चलता है। फिर दिव्यांश ने भी एक चाल चली, उसने भी क्या किया, एक पैदा आगे बढ़ाया, ठीक है। फिर इसने क्या किया, ओके ये कंफर्म हो गया, क्या हो गया, इस तरह से एक पैदा है, वो क्या करता है, वो एक घर चलता है आगे, ठीक है। अब क्या होता है, यहाँ पे अक्षित ने एक चाल चली, ये हाथी दिख रहा है, वो ऐसे टेढ़ा चल रहा है। अब तो ये कंफ्यूज है, ये टेढ़ा कैसे चल सकता है, हमने तो यहाँ पे देखा ये तो सीधा चल रहा है, ठीक है। तो उसने ये भी ऑब्जर्व कर लिया, इस पर्सन ने क्या कि एक कोई और एक पैदा है, वो क्या कर रहा है, वो क्रॉस चल रहा है। फिर दिव्यांश ने और एक चाल चली, उसने क्या किया, ये जो हॉर्स है घोड़ा, वो 2.5 कदम बढ़ाया है, ठीक है। ये भी ऑब्जर्व कर लिया उसने, 2.5 वो घर चले। अब ये जो ऑब्जर्वेशन हो रही है ना, वो क्या कर रहा है, ये जो पर्सन ऑब्जर्व कर रहा है वो किसे बता रहा है, ओवर द फोन अपने फ्रेंड से बता रहा है। मान लो अगर गेम आगे बढ़ता है और यहाँ पे एक ये अक्षित की यहाँ पे एक पैदा है और दिव्यांश का यहाँ पे आ जाता है। अब ये ऑब्जर्व करता है, ये तो सीधा चल रहा था ये वाला, अब लेकिन ये क्रॉस काटता है। इन्होंने तो ऑब्जर्वेशन क्या किया था पहले, ये जो सीधा चल रहा है, ठीक है, और इसने बताया भी इसे कि ओके एक पैदा है वो सीधा चल रहा है, लेकिन वही पैदा क्रॉस में काट रहा है, अब उन्हें तो करेक्शन करना पड़ रहा है। वैसे ही क्या हो रहा है, ये जो चेस बोर्ड है ना, हम इसे क्या बोलेंगे, ये जो चेस बोर्ड है हमारा नेचर है, ठीक है। ये क्या है, हमारा नेचर है, या फिर हम बोल सकते हैं ये हमारा फिजिकल वर्ल्ड है। इसके कुछ लॉज है, किसी ने बनाए हुए हैं, ठीक है। उस लॉज के ऊपर हमारा नेचर चल रहा है, जिसने भी बनाए है उसे हम क्या बोलेंगे, ये कौन है, आर्किटेक्ट है, जिसने ये लॉज बनाए हुए हैं। अब उस लॉज के ऊपर ये नेचर हमारा चल रहा है। अब देखो ये जो ऑब्जर्व कर रहा है ना इस गेम को, ये कौन है, साइंटिस्ट है, कौन है ये, साइंटिस्ट है। साइंटिस्ट क्या कर रहा है, जो नेचर के लॉज है जो उसने ऑब्जर्व किए हैं वो किसे बता रहा है, जो उसका फ्रेंड है ना उसे हम बोलेंगे ये क्या है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, पूरी दुनिया को बता रहा है वो कि नेचर के लॉज कैसे वर्क कर रहे हैं। ये कौन बता रहा है, साइंटिस्ट बता रहा है जो ऑब्जर्वेशन ले रहा था उस गेम का। अब देखो ये जो ऑब्जर्वर है जो उसके फ्रेंड को बता रहा था जो गेम कैसा चल रहा है, उसके जो बेसिक लॉज देखे उसने, क्योंकि एक पैदा है वो एक घर चलता है, हाथी जैसा दिखता है वो टेढ़ा चलता है, घोड़े जैसा दिखता है वो 2.5 कदम चलता है। इस तरह से उसने कुछ सीख लिया है, ठीक है, इस ऑब्जर्वर ने, और उसने किसे बताया है, उसके फ्रेंड को बताया है। वैसे ही जो नेचर में हो रहा है वो कौन ऑब्जर्व कर रहा है, साइंटिस्ट ऑब्जर्व कर रहे हैं, और किसे बता रहे हैं, अपने फ्रेंड को, सॉरी फ्रेंड को मतलब जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, पूरी दुनिया को बता रहे हैं कि ये नेचर के लॉज किस तरह से वर्क कर रहे हैं, राइट।
जिस तरह से हमने ये चेस का एग्जाम्पल समझाया है, आपने हमें देखा है ये पैदा एक कदम चला है लेकिन बाद में उसे क्रॉस काटा है, ये तो करेक्शन हुआ। इसी तरह से जो साइंटिस्ट है, अगर हम बात करते हैं न्यूटन की, न्यूटन ने क्या किया था, साउंड का लॉ दिया था, स्पीड स्पीड ऑफ साउंड का, स्पीड ऑफ साउंड के बारे में बोला था। और बाद में आए लैप्लास आए, उन्होंने उसमें करेक्शन कर दिया। जिस तरह से यहाँ पे करेक्शन हुआ, एक पैदा एक घर चलता था, उन्होंने पहले ऑब्जर्व किया, बाद में उन्हें पता चला ओके ये तो क्रॉस भी काटता है। उसी तरह से जो भी नेचर में हो रहा है, साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, और जैसे जैसे ऑब्जर्व कर रहे हैं जो भी हो रहा है उसमें इम्प्रूवमेंट भी हो रही है। अब मान लो ये जो ऑब्जर्वर है, क्या वो पूरी तरह से गेम समझ सकता है, ये चेस बोर्ड का एक ही गेम ने नहीं समझ सकता। उसे जितना ऑब्जर्व करेगा, जितना खेलेगा, उसी तरह से उसकी इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। यानी इस गेम में हम क्या बोल सकते हैं, बहुत कुछ अलग अलग डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में ये पैदे रहेंगे, और उसके कॉम्बिनेशंस जो डिफरेंट डिफरेंट है, उसी से बेस्ट मूव क्या रहेगी वो भी डिसाइड होगी। उसी तरह से जो साइंटिस्ट है वो पूरी तरह से लॉस तो नहीं डिस्क्राइब कर पाएंगे, लेकिन हाँ उनमें इम्प्रूवमेंट कर सकते ऑब्जर्वेशन से, राइट। अब मान लो ये हमने चेस के बारे में, ये ऑब्जर्वर ने उसके फ्रेंड को बताया, ये क्या हिंदी में बता रहे हैं, इंग्लिश में बता रहे हैं, कोई तो लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, ठीक है। वैसे ही ये साइंटिस्ट है, दुनिया को बता रहा है कि नेचर के लॉज किस किस तरह से चल रहे हैं। अब ये कौन सी लैंग्वेज यूज करेगा, वो यूज करेगा फिजिकल क्वांटिटीज। यहाँ पे ये जो ऑब्जर्वर है, मान लो इसने इंग्लिश में बताया है या फिर हिंदी में बताया है अपने फ्रेंड को, उसी तरह से जो साइंटिस्ट रहेगा पूरी दुनिया को उसके लॉज किस तरह से बताएगा, वो फिजिकल क्वांटिटीज के लैंग्वेज में बताएगा। किस में बताएगा, फिजिकल क्वांटिटीज के माध्यम से वो पूरी दुनिया को बताएगा ओके नेचर के लॉज किस तरह से है, किस तरह से डिस्क्राइब किए गए, ठीक है। अब आप फिजिकल क्वांटिटीज क्या है ये देखते हैं। आपको एक थोड़ा सा आइडिया आया होगा फिजिकल क्वांटिटीज क्या है। मैं पहले डेफिनेशंस लिखूंगी, ठीक है, आप साथ में लिखते रहना। मैं जो क्वेश्चन सॉल्व करूंगी आप मेरे साथ लिखते रहना, ठीक है। अब फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है, द क्वांटिटीज, आप मेरे साथ लिख सकते हो, ठीक है, द क्वांटिटीज विच कैन बी measured by an instrument and which describes the laws of physical world, laws of physical world। यहाँ पे आप देख सकते हो हमने क्या बोला है, फिजिकल क्वांटिटीज क्या करती है, द क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट। ऐसी क्वांटिटीज है जो इंस्ट्रूमेंट से हम मेजर कर सकते हैं, और हम डिस्क्राइब करते हैं किसे, लॉज ऑफ फिजिकल वर्ल्ड को। जो हमने यहाँ पीछे देखा था ना, ये फिजिकल वर्ल्ड है, इसके लॉज को क्या करता है, डिस्क्राइब करता है। कौन करता है, फिजिकल क्वांटिटीज करते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है, हम मेजरमेंट से, इंस्ट्रूमेंट से हम मेजर्ड कर सकते हैं, और जो लॉज ऑफ फिजिकल वर्ल्ड है उसे डिस्क्राइब भी कर सकते हैं। उसे हम क्या बोलेंगे, फिजिकल क्वांटिटीज बोलेंगे। अब फिजिकल क्वांटिटीज हम किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं, फिजिकल क्वांटिटी हम किसे कैसे एक्सप्रेस करते हैं, n इंटू यू से। n क्या होता है, ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, और u क्या है, ये एक यूनिट है। न्यूमेरिकल वैल्यू n को हम न्यूमेरिकल वैल्यू और हम मैग्नीट्यूड भी बोल सकते हैं,
ठीक है, इसे हम क्या बोल सकते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू और मैग्नीट्यूड, और यू क्या क्या बोलते हैं, यूनिट। इस तरह से फिजिकल क्वांटिटी एक्सप्रेस करते हैं। मान लो हम एग्जांपल लेते हैं, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, इसके बीच में जो डिस्टेंस है हमें वो मेजर करना है। अब डिस्टेंस जो मेजर करना है हम किस में करते हैं, लेंथ मेजर करते हैं, ये फिजिकल क्वांटिटी है ना। और अगर मैं सिर्फ इतना ही लिखूं, ये ए और ए टू बी डिस्टेंस क्या है, 2 है, हम इमेजिन कर रहे हैं, मतलब हमें समझ में तो नहीं आ रहा है 2 मतलब क्या है, 2 मीटर है, 2 सेंटीमीटर है, 2 किलोमीटर है, कुछ नहीं आ रहा है। प्रॉपर वे क्या है लेंथ को मेजर करने का, एक तो 2 मीटर लिख दो। सिर्फ अगर न्यूमेरिकल वैल्यू हम लिख देते हैं तो वो अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है कितनी क्वांटिटी है। हम उसके साथ यूनिट जोड़ देते हैं तो हमें ठीक है समझ में आता है, 2 मीटर ए से लेके बी तक डिस्टेंस है। यहाँ पे आप देखोगे ये 2 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, या फिर हम इसे मैग्नीट्यूड बोलते हैं। और एम क्या है, मीटर, मीटर क्या है, एक यूनिट है, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटीज हम इस तरह से एक्सप्रेस करते हैं, n इंटू यू। एन क्या डिनोट करता है, मैग्नीट्यूड और न्यूमेरिकल वैल्यू, और यूनिट क्या डिनोट करता है, यू क्या डिनोट करता है, यूनिट। इसे हम कंपैरिजन भी कर सकते हैं। मान लो ये 2 मीटर है, वैसे ही मैं अगर दूसरा पॉइंट लेती हूँ, इस तरह से लाइन ड्रॉ करती हूँ, एक्स वाई के बीच में कितना डिस्टेंस है, मान लो मैं 2 किलोमीटर लिखती हूँ, तो मीटर और किलोमीटर ये कंपैरिजन भी बता रहा है, तो यूनिट क्या कर रहा है, हमें कंपैरिजन भी बता रहा है, ठीक है। ये टॉपिक समझ में आया आपको सबको? हेलो बच्चों, आपको समझ Yes, में? ma'am. ठीक है, आप ना आपको जो भी डाउट है आप पूछ सकते हो, ठीक है। हमारी ये क्लास इंटरेक्टिव रहनी चाहिए, Okay, ma'am. ठीक है। अब बेटा ये क्वेश्चन है, देख सकते हो आप अपने स्क्रीन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फिजिकल क्वांटिटी। इसमें से कौन सा फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, आप गेस कर सकते हैं आंसर इसका? Air. Option D. राइट, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, सभी ने सही आंसर दिया है। ये लेंथ है, हम इसे मेजर कर सकते हैं, मास को भी हम मेजर कर सकते हैं, Yes, ma'am. टाइम भी मेजर कर सकते हैं, Yes, ma'am. एयर को मेजर कर सकते हैं। No, ma'am. नो, तो हमारा आंसर क्या है, फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है, कौन सी नहीं है, एयर, ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। हमारा आंसर सही डी ऑप्शन है, वेरी गुड बेटा। अब सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ दिस इज फिजिकल क्वांटिटी। इसमें से फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है, आप बता सकते हो? Acceleration. Acceleration. वेरी वेरी गुड अक्षित, Acceleration. वेरी गुड। एक्सेलरेशन क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है, Physical क्योंकि हम quantity. इसे, राइट, फिजिकल क्वांटिटी है, क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन हम इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर सकते हैं, है कि नहीं। लाइक Yes, करना, ma'am. डिसलाइक करना, हेट्रेड करना, हम मेजर कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि मैं लाइक करती हूँ, कितना लाइक करती हूँ, या फिर कितना डिसलाइक करती हूँ, कुछ समझ में नहीं आता है, ये हम मेजर Yes, कर ma'am. सकते हैं क्या, No, ये ma'am. लाइक डिसलाइक हेट्रेड, हम कुछ भी मेजर नहीं कर सकते, ये क्या है, नॉट ए फिजिकल क्वांटिटी, वेरी गुड। अभी हमने यूनिट भी देखा है, अगर मान लो मैंने फिजिकल क्वांटिटी, अभी हमने पढ़ा है फिजिकल क्वांटिटी हम कैसे डिस्क्राइब करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, n इंटू यू से। ये u क्या बताता है, हमें यूनिट बताता है। Unit. मान लो कोई एक ब्लॉक है, इसका वेट कितना है, ये ए ब्लॉक है, इसका वेट मैं लेती हूँ 100 kg है, और ये दूसरा एक ब्लॉक है, इसका वेट कितना है, 10 kg है। अगर मैं बोलती हूँ ये जो 100 kg वाला ब्लॉक है
उसका वेट मुझे बी ब्लॉक के कंपैरिजन में बता, तो कितना होगा? मेरा क्वेश्चन समझ में आया? मुझे क्या कहना है, जो वेट ऑफ ए ब्लॉक कितना है फाइंड आउट करना है, किसके कंपैरिजन में? वेट ऑफ ए बी ब्लॉक के कंपैरिजन में कितना होगा? 10 टाइम्स होगा? 10. Yes. यस, वेरी गुड, 10 टाइम्स होगा। तो यहाँ पे ये जो है वेट ऑफ ए बी ब्लॉक, वो क्या दर्शा रहा है? यूनिट है इस केस में, ठीक है। ये कंपैरिजन हम बोल रहे हैं। मैं दूसरा एक एग्जांपल लेती हूँ। मान लो कोई एक ह्यूमन है, ठीक है, इसका वेट है 80 केजी, और एक छोटा सा बच्चा है, उसका वेट है 20 केजी। 4 साल का 5 साल का बच्चा है, उसका वेट कितना है? 20 केजी। मुझे इस पर्सन का वेट इसके यूनिट में चाहिए। मैं कैसे लिखूंगी? ये ए पर्सन है, ये बी पर्सन है। वेट ऑफ ए पर्सन में क्या लिखूंगी? वेट ऑफ ए बी पर्सन के कंपैरिजन में ये कितने टाइम्स है? 4 times. 4 टाइम्स है। 4 times. 4 times. यस बेटा। तो ये क्या बता रहा है? ये यूनिट ही है। इसका मतलब हम जो यूनिट लेते हैं वो कंपैरिजन भी बताता है, ठीक है। अभी मैग्नीट्यूड तो हमने पढ़ लिया। मैग्नीट्यूड क्या करता है? न्यूमेरिकल वैल्यू शो करता है। अगर मैं बोलती हूँ कि मेरे पास 1 लीटर मिल्क है, तो 1 लीटर में से 1 ये क्या है? क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड है। अगर किसी पर्सन का वेट 70 केजी है, तो 70 क्या है? उसका मैग्नीट्यूड है। समझ में आ रहा है? एक मिनट है बेटा। अब देखो, ये जो फिजिकल क्वांटिटीज होती है ना, वो 3 टाइप्स की होती है। फिजिकल क्वांटिटीज आपको पता है कौन से टाइप है? टाइप्स ऑफ ए, आप बता सकते हो? टाइप्स ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन से टाइप्स होते हैं फिजिकल क्वांटिटीज के? कोई भी बता दो। एक तो क्या बोल सकते हैं हम, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होती है। एक क्या होता है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होती है। दूसरा टाइप कौन सा है? बता सकते हैं? वेरी गुड, डिराइव्ड क्वांटिटीज। Unit सेकेंड कौन सी होता है? डिराइव्ड of quantity. फिजिकल क्वांटिटीज। वेरी गुड हेमा, वेरी गुड शिवानी, बहुत सही जा रहे हैं। आपको समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. Yes. वेरी गुड। अभी थर्ड फिजिकल क्वांटिटी कौन सा है? थर्ड टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी कौन सा है? बता सकते हो? Unit. Unit. यूनिट नहीं, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। आपने नाम सुना होगा, सप्लीमेंट्री। Physical quantity. यहाँ पे ना टॉपिक थोड़ा सा नाम गलत लिखा गया है, ठीक है। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज, ये थर्ड टाइप है। अब हम देखेंगे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या है। अब देखो, आप मेरे साथ नोट डाउन कर रहे हो ना? Yes, ma'am. अगर आपको टाइम लगता है लिखने में तो आप मुझे बोल देना, मैं थोड़ी देर रुक सकती हूँ, ठीक है। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज क्या होता है आपको पता है? जैसे इंग्लिश में अल्फाबेट्स रहते हैं, कितने अल्फाबेट्स होते हैं? 26 अल्फाबेट्स होते हैं। उसी से वर्ड फॉर्मेशन होता है। उसी तरह से हमारे पास फिजिक्स में 7 फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटीज है। कितनी है? 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है। अभी ये जो क्वांटिटीज है ना, किसी दूसरी क्वांटिटीज पे डिपेंड नहीं करती। हम इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे? फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल
quantities which does not depend which does not depend on any other physical quantity. ये जो फंडामेंटल क्वांटिटी होती है वो किसी दूसरी क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। इसमें 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है। हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ पे मैं डालूंगी, आप मेरे साथ लिखते चलना, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज, उसका यूनिट और सिंबल। इस तरह से मैंने 3 कॉलम्स बनाए। अब पहली फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, कौन सी है आप बता सकते हो? Mass, length, time, luminous intensity. वेरी गुड शिवानी, वेरी गुड, सही जा रहे हो आप लोग। अब देखो फर्स्ट फंडामेंटल क्वांटिटी कौन सी है? लेंथ है। Mass. लेंथ हम किस में मेजर, हाँ वेरी गुड, मास भी है, सही है। अब जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है लेंथ, हम किस में मेजर करते हैं? उसका एसआई यूनिट है, सेंटीमीटर, मीटर में. यस शिवानी करेक्ट, उसका एसआई यूनिट क्या है? मीटर है। और सिंबल हम क्या लिखेंगे? स्मॉल एम लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारी फिजिकल क्वांटिटी है मास। मास का एसआई यूनिट क्या है पता है किसी को? स्मॉल स्मॉल एम, ये नहीं बिग कहते हैं, कैपिटल एम. मास का एसआई यूनिट है किलोग्राम। यस सौरव ने सही लिखा है कमेंट में। मास का एसआई यूनिट क्या है? किलोग्राम है। और उसका सिंबल क्या है? हम कैसे लिख सकते हैं? स्मॉल केजी में लिख सकते हैं, ठीक है, स्मॉल लेटर्स में। थर्ड हमारे पास क्वांटिटी है टाइम। अब टाइम का एसआई यूनिट क्या है? सेकंड. वेरी गुड शिवानी, सेकंड। और इसका सिंबल क्या है? दिव्यांश यू आर करेक्ट, SEC. एस, सिर्फ ओनली एस, स्मॉल लेटर में, ठीक है। इसका सिंबल क्या है? एस, स्मॉल लेटर में। अब देखो फोर्थ क्वांटिटी है हमारे फंडामेंटल, कौन सी है? टेम्परेचर। इसका यूनिट क्या है? इसका यूनिट क्या है टेम्परेचर का? सौरव यू आर राइट, केल्विन। इसका एसआई यूनिट क्या है? केल्विन। अब बच्चों ये जो केल्विन है ना, ये साइंटिस्ट के ऊपर इसका यूनिट रखा हुआ है, ये साइंटिस्ट का नेम है, ठीक है। अब जहाँ पे भी साइंटिस्ट का नाम आएगा उसका जो सिंबल है हम कैपिटल लेटर में लिखेंगे। तो इसका टेम्परेचर का जो सिंबल है केल्विन का, तो वो क्या रहेगा? कैपिटल के रहेगा, ठीक है, वेरी गुड। यहाँ पे आपने देखा होगा जो मीटर है, केजी है, एस सेकंड है, सारे सिंबल हमने कैसे लिखे हैं? स्मॉल लेटर्स में। लेकिन जो साइंटिस्ट का नाम आए केल्विन, जो यूनिट है साइंटिस्ट के नाम के ऊपर दिया गया है, तो उसका जो सिंबल आएगा वो कैपिटल लेटर में आएगा, ठीक है। अब हमारे पास फिफ्थ फिजिकल क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी, कौन सी है? इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट कौन सा है? एम्पियर। सरो यू आर राइट, क्या है? एम्पियर, वेरी गुड। और उसका सिंबल क्या है? सिंबल क्या है उसका? हम उसका सिंबल, अब ये देखो एम्पियर भी है ना, वेरी गुड सौरव, कैपिटल ए। क्यों? क्योंकि एम्पियर भी साइंटिस्ट का ही नाम है, साइंटिस्ट के नाम के ऊपर ही ऐसा यूनिट दिया गया है, ठीक है, जिसने इसकी डिस्कवरी की थी। तो उसीलिए उसका भी सिंबल कैपिटल ए ही रखा गया है क्योंकि साइंटिस्ट का नेम है यहाँ पे। अब देखो
सिक्स्थ हमारे पास क्वांटिटी कौन सी है? लुमिनस luminous इंटेंसिटी। intensity. लुमिन वेरी गुड। इसका यूनिट क्या है? लुमिनस इंटेंसिटी का यूनिट क्या है? Candela. वेरी गुड, वेरी गुड। इसका ऐसा यूनिट है कैंडेला। और हम लिख कैसे सकते हैं सिंबल में? सी डी C. डी, वेरी गुड। सी डी, हेमा वेरी गुड। हम इसे सी डी लिख सकते हैं सिंबॉलिक फॉर्म में। सेवेंथ हमारा यूनिट है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट सेवेंथ फिजिकल क्वांटिटी है, वेरी गुड सौरव। उसका जो एसआई यूनिट है वो क्या रहेगा? मोल रहेगा। Mole. अमाउंट, वेरी गुड। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। आप भी मेरे साथ लिखते रहना, आपको बाद में ना परेशानी नहीं होगी, ठीक है? मेरे साथ ही लिखते रहना। और जो सिंबल है वो क्या रहेगा? ये रहेगा स्मॉल लेटर में MOL, मोल। ठीक है, याद रखना है हमें। ये सारी क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज हैं। कौन कौन सी है? लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये 7 हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज हैं। इसे हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो क्वांटिटी है किसी दूसरी क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। दीज आर इंडिपेंडेंट वन। अब हम देखते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। अब आपको पता है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है? कोई बता सकता है मुझे? बोलिए। आप कुछ, ओके, यस यू आर राइट। स्पीड भी है, क्या है? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज है। और कुछ एग्जांपल दे सकते हैं आप? Acceleration. वेरी गुड हेमा। एक्सेलरेशन भी एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज है। और एक्सेलरेशन, फोर्स, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, दिव्यांश, सौरभ, वेरी गुड, सही जा रहे हो। अभी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी होती है? ऐसी क्वांटिटीज है जो फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड करती है। हम क्या बोल सकते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज। इसकी डेफिनेशन हम लिखेंगे, फिजिकल क्वांटिटीज which depends on fundamental physical quantities, physical quantities। ये डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड करती है। हमने अब एक एग्जांपल देखा है। अभी आपने बताया, कौन सा एग्जांपल दिया था? एक वेलोसिटी का दिया था। आपको वेलोसिटी का फॉर्मूला पता है? वेलोसिटी का फॉर्मूला रहता है Displacement upon time. वेरी गुड शिवानी, वेरी गुड। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। आप बहुत अच्छे हो, आप सभी के आंसर बता रहे हो। सभी बच्चे मतलब इंटरेक्ट बहुत अच्छे से कर रहे हैं। वेरी गुड। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब ये डिस्प्लेसमेंट किस में मेजर होता है? कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी है? लेंथ, लेंथ है। और टाइम, टाइम है। इसका मतलब ये जो वेलोसिटी है कौन से दो फिजिकल क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड करती है? लेंथ और टाइम के ऊपर करती है। ठीक है। और हम इसका यूनिट कैसे लिख सकते हैं? लेंथ का यूनिट क्या है? ऐसा यूनिट मीटर है। और टाइम का कौन सा है यूनिट? टाइम Second. का यूनिट है सेकेंड। वेरी गुड। तो जो वेलोसिटी है
वेलोसिटी का यूनिट क्या रहेगा? मीटर पर सेकंड। वैसे ही एक किसने आपने से बताया था कि एक्सेलरेशन भी क्या है? ये एक डिराइव्ड क्वांटिटीज है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बता सकता है कोई? मास इंटू एक्सेलरेशन क्या होता है? शिवानी, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही थी। सौरभ, वेरी गुड। वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, वेरी गुड। एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी पर यूनिट टाइम रहता है। अब ये यहाँ पे देखो, जो वेलोसिटी रहती है, वेलोसिटी का तो क्या है? ये यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड है। और जो टाइम का है वो क्या है? सेकंड है। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। हो जाएगा। ये क्या रहेगा? एक्सेलरेशन का यूनिट रहेगा। अब देखो, हम थर्ड क्वांट वेरी गुड दिव्यांश, वेरी गुड। अब थर्ड क्वांटिटी हम कौन सी लेते हैं? फोर्स लेते हैं, मान लो। अगर हम फोर्स फोर्स के बारे में देखते हैं, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या है? किसी को पता है फोर्स का फॉर्मूला क्या है? फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, मास इंटू एक्सेलरेशन। अब मास जो है उसे हम किस में मेजर करते हैं? किलोग्राम में करते हैं। और एक्सेलरेशन का यूनिट क्या है? लेंथ। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाँ, मतलब वेलोसिटी में जो लेंथ है, लेंथ पर मीटर पर लेंथ, यहाँ पे जो लेंथ है उसका मीटर है। ठीक है। अब हम पूरा देखेंगे। एक मिनट। अ, ये जो मास है, हम कैसे लिख सकते हैं इसको? वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर हम इसे और सिंप्लीफाई करके कैसे लिख सकते हैं? मास अपॉन वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं? डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। और ये वाला तो टाइम नीचे आ जाएगा। इसका मतलब ये पूरा क्या हुआ? मास इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखोगे, ये जो मास है, मास का ऐसा यूनिट क्या है? केजी। डिस्प्लेसमेंट हम लेंथ मेजर करते हैं, और लेंथ का यूनिट क्या है? मीटर। और टाइम हम सेकंड में मेजर करते हैं, तो इसका यूनिट क्या है? सेकंड। टाइम का स्क्वायर किया है ना हमने यहाँ पे, तो यहाँ पे भी क्या होगा? सेकंड का स्क्वायर होगा। ये रहेगा फोर्स का यूनिट रहेगा। समझ में आ रहा है आप सभी को? अभी नेक्स्ट क्वांटिटी कौन से बताए थे डिराइव्ड क्वांटिटीज में? आपको याद है? सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी हम आगे देखेंगे। ठीक है, अभी ना हम थोड़ा सा यही देख लेते हैं। थोड़ी से एक दो और भी एग्जांपल ले लेते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, हम एक वर्क का भी एग्जांपल ले सकते हैं। ठीक है, मैम स्पीड। हाँ, स्पीड का भी ले सकते हैं। अगर हम यहाँ पे देखेंगे, जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी को हमने क्या लिखा है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लिखा है। वैसे ही अगर हमने स्पीड का एग्जांपल लिया, ठीक है, एक मिनट। हाँ, ये कितना है? फोर्थ नंबर का एग्जांपल है। ठीक है, अगर हमने फोर्थ नंबर का एग्जांपल स्पीड का ले लिया, मान लो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है।
स्पीड का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस किस में मेजर करते हैं? डिस्टेंस मेजर करना मतलब क्या होता है? लेंथ मेजर करना, राइट। और लेंथ का यूनिट क्या है? ऐसा यूनिट मीटर है। और टाइम का क्या है? सेकेंड है। इसका मतलब स्पीड का जो यूनिट आया है क्या आया है? मीटर पर सेकेंड आया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो स्पीड है उसका भी ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड आया है। और अगर हम बात करते हैं तो वेलोसिटी, वेलोसिटी का भी क्या है? मीटर पर सेकेंड आया है। यहाँ पे फॉर्मूला डिफरेंट आया है फिर, लेकिन यूनिट है वो सेम हो सकते हैं, कोई बात नहीं। वैसे ही अगर हम बात करते हैं वर्क की, आपको वर्क का फॉर्मूला पता है क्या होता है? वर्क का फॉर्मूला पता है क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट रहता है। अब फोर्स का हमने तो निकाल लिया है, फोर्स का क्या है ऐसा यूनिट? फोर्स का है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हम लिख लेते हैं यहाँ पे फोर्स का क्या है? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और डिस्प्लेसमेंट हम किस में मेजर करते हैं? वो भी मीटर में ही मेजर करते हैं। तो हमारा वर्क का क्या आया? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या है? वर्क का ऐसा यूनिट है, ठीक है। ऐसे हम बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक है। अभी हम आगे देखेंगे कि सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी है। थर्ड टाइप है फिजिकल क्वांटिटीज का कौन सा है? सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। अब ये सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी है आपको पता है? कौन सी है? एक बार फिर से आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं या फिर माइक ऑन करके बोल सकते हैं। रेडियन एंड सेटेरियन। वेरी गुड हेमा। दिव्यांश आपने भी सही लिखा है। क्या है सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज? कौन सी है? एक तो एंगल है, एंगल को ही हम प्लेन एंगल भी बोलेंगे, ठीक है। ये एक सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज है। सेकंड और कौन सी है? सॉलिड एंगल एक है, सॉलिड एंगल। अगर हम देखते हैं ये एंगल और प्लेन एंगल क्या है, मान लो मेरे पास दो एरोज है और वो एक ही ओरिजिन से निकल रहे हैं, ठीक है। दो एरोज हैं, उसके बीच में जो एंगल हो रहा है उसे हम थीटा बोलेंगे, ठीक है। और ये जो है इसे हम क्या बोलेंगे? आर्क बोलेंगे। तो ये जो एंगल है थीटा उसे हम कैसे डिफाइन करेंगे? आर्क अपॉन ये जो है ये सेंटर से लेके यहाँ तक इसे हम बोलेंगे रेडियस। तो थीटा हम जो एंगल है वो कैसे डिफाइन करेंगे? आर्क अपॉन रेडियस, इस तरह से हम डिफाइन करेंगे। और जो एंगल है इसका जो यूनिट है ऐसा यूनिट क्या है? किसी ने बताया था, दिव्यांश ने शायद और हेमा ने भी बताया था। यूनिट क्या है इसका? रेडियन, राइट। और इसे हम सिंबल में कैसे लिखेंगे? RAD, रेडियन का सिंबल है ये। अब आप ये देखो, मान लो आपको कन्वर्जन आते हैं, आपको पता है हम जो एंगल है थीटा में डिग्रीज में लेते हैं, तो वो डिग्रीज टू रेडियन कन्वर्जन आपको पता है। ये ना एक कहीं साइड पे लिख लेना, ठीक है। अगर हम 360 डिग्रीज लिखते हैं तो उसका कन्वर्जन होता है 2 पाई रेडियन। 360 डिग्रीज इज इक्वल टू कितना होता है? 2 पाई रेडियन। अगर हम 360 को आधा कर लेते हैं, कितना? 180 डिग्रीज कर लेते हैं, तो रेडियन भी कितना होगा? आधा होगा। 2 पाई का आधा कितना? पाई रेडियन। समझ में आ रहा है? अगर 180 का हम फिर से आधा कर लेते हैं, 90 डिग्रीज, 90 डिग्रीज इज इक्वल टू कितना होगा? फिर पाई का फिर से आधा हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, पाई बाय 2 रेडियन। ये हमें ना
थोड़ा सा न्यूमेरिकल के लिए याद रखना है, डिग्री से रेडियन कन्वर्जन, ठीक है, हमें न्यूमेरिकल में बहुत इसके यूज रहेगा, ये आप कन्वर्जन रख लो। अब सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल तो वो 3D में रहता है। आपने वो कोन देखा है, इस तरह से कुछ रहता है, आइसक्रीम का कोन, ये जो एंगल बनता है ना, इसे हम सॉलिड एंगल बोलते हैं, ठीक है। मान लो ये कोई सरफेस एरिया है इसका, ये क्या है, एरिया है, और हम ये क्या ले रहे हैं, सेंटर से लेके यहाँ तक हम रेडियस ले रहे हैं। तो सॉलिड एंगल थीटा क्या होगा इसका, हम थीटा क्या लिख सकते हैं, एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर, इसे ही हम ए अपॉन आर स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हैं। ये जो थीटा है इसका जो यूनिट है सॉलिड एंगल का, क्या है इसका यूनिट, स्टेरेडियन। आपने किसी में से, हाँ वेरी गुड है माँ, स्टेरेडियन, इसका यूनिट क्या है, स्टेरेडियन। अब ये जो है एंगल और सॉलिड एंगल, रेडियन और रेडियन इसका यूनिट है, ये क्या है, ये नोट करके आप रख लो, नोट में लिख लेना, ये सप्लीमेंट्री एंगल है, इसे डायमेंशन नहीं है, ठीक है, इट हैज नो डायमेंशंस। मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, आप भी याद रखना, ये डायरेक्टली कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में आता है, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज, या फिर हम लिख सकते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स हैज नो डायमेंशन, ये आप नोट करके लिखना, ठीक है। सप्लीमेंट्री एंगल को कोई भी डायमेंशन नहीं होता है। अब डायमेंशन क्या होता है ना, ये देखना है, आपको पता है डायमेंशंस क्या होते हैं। उससे पहले आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन विजिबल होगा, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, एक्सेलरेशन इज ए derived physical quantity, okay, which depends on dash dash fundamental quantities। ये जो एक्सेलरेशन है फिजिकल क्वांटिटी, वो कौन कौन से फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड करती है, और कितने क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड करती है, आप बता सकते हो, क्या आप सॉल्व कर सकते हो इसे। सौरव, टू। वेरी गुड, यस, ये क्या, दिव्यांश यू आर ऑल्सो वेरी राइट, वेरी गुड सौरव, वेरी गुड, इसका आंसर क्या है, दो फिजिकल क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड करता है। आपने ये कैसे निकाला, एक्सेलरेशन का मुझे फॉर्मूला बता, क्या है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। वेरी गुड दिव्यांश, सौरव सही जा रहे हैं। अभी वेलोसिटी है, वेलोसिटी का फॉर्मूला फिर हम कैसे लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और ये वाला टाइम तो नीचे है ही पहले, तो ये किस तरह से लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट, इसे और भी सिंप्लीफाई करके डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम का स्क्वायर। तो आप यहाँ पे देखोगे ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये हम किस में मेजर कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट मेजर करना मतलब क्या होता है, लेंथ को मेजर करना, है कि नहीं, और टाइम तो टाइम है ही। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दो फंडामेंटल क्वांटिटीज आ रही हैं, कौन कौन सी, लेंथ एक आ रहा है और टाइम एक आ रहा है। इसका मतलब क्या है, ये जो एक्सेलरेशन है, लेंथ और टाइम, ये दो फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड करता है। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है, हम सबका सही आ रहा है आंसर, ठीक है। और कौन सी क्वांटिटीज है वो, लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी, और टाइम ये एक है, इस दोनों के ऊपर क्या हो रहा है, ये एक्सेलरेशन डिपेंड कर रहा है। यहाँ पे हमने सप्लीमेंट्री यूनिट्स में देखा है, ये प्लेन एंगल का क्या है, रेडियन है,
पीछे वाले ही स्लाइड में देखा है हमने। और इसका क्या है, स्टेरेडियन। आप यहाँ पे इमेजेस से देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे वो सॉलिड एंगल दिखा रहा है। अब मुझे बताना, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ सॉलिड एंगल। आप इसका आंसर देखिए, सॉलिड एंगल का यूनिट क्या है मेजरमेंट के लिए। वेरी गुड हेमा, वेरी गुड दिव्यांश, सौरभ वेरी गुड। यूनिट क्या है सॉलिड एंगल का, मेजरमेंट का, स्टेरेडियन। सभी सही जा रहे हैं, वेरी गुड। ये क्या है, सॉलिड एंगल के मेजरमेंट का यूनिट है। अब देखो, जो भी यूनिट्स है ना, वो लिखने के लिए कुछ रूल्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं, या फिर उसके कोई कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। अभी हमने देखा था, आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हो। फर्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, इन राइटिंग द यूनिट ऑफ एनी क्वांटिटी स्मॉल लेटर मस्ट बी यूज्ड फॉर सिंबल ऑफ यूनिट। जब हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज लिखी थी, वहां पे आपने देखा था मैंने सारी क्वांटिटीज कैसे लिखी थी, स्मॉल लेटर्स में लिखी थी। जैसे कि अगर मैं लेंथ का यूनिट लिखती हूँ, लेंथ किस में मेजर करते हैं, मीटर में करते हो, और मीटर का सिंबल क्या है, स्मॉल एम। अगर मास हम मेजर करते हैं तो मास किस में करते हैं, केजी में कर, किलोग्राम में। और उसका जो यूनिट है वो कैसे है, सिंबल कैसे लिखते हैं, स्मॉल केजी में लिखते हैं। टाइम हम किस में मेजर करते हैं, सेकेंड। वेरी गुड, सेकंड में। और उसका भी यूनिट हम कैसे लिखते हैं, स्मॉल एस से लिखते हैं, वेरी गुड। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, जो भी मैंने यूनिट्स लिखे हुए हैं वो कैसे लिखे हुए हैं, सभी स्मॉल लेटर्स में है, कोई भी कैपिटल लेटर में नहीं है, ठीक है। कैपिटल लेटर में कब लिखना है, मैंने भी ये आपको बता दिया था। अगर कोई साइंटिस्ट का नाम है यूनिट में, तो उसे हम क्या करेंगे, कैपिटल लेटर में देखेंगे। अब ये देखो, ये स्मॉल लेटर में देखें। फर्स्ट पॉइंट तो समझ में आ गया है। हमें ना आदत लगी होती है, जब भी सेंटेंस खत्म करो ना, फुल स्टॉप लगा देने का, ठीक है। तो हम क्या करते हैं ना, कभी कभी मान लो मैंने 2 kg लिखा, कुछ बच्चों को ये आदत होती है यहाँ पे फुल स्टॉप लगा देते हैं, ये रॉन्ग है, ठीक है। कोई भी हम यूनिट लिखते हैं ना, तो उसके आगे फुल स्टॉप नहीं लगता है। हम सिर्फ केजी लिख सकते हैं, मीटर लिख सकते हैं, सेकेंड लिख सकते हैं। आगे इस तरह से फुल स्टॉप लगाओगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। और भी एक मैंने बताया था, अगर कोई साइंटिस्ट का नाम आता है तो हमें क्या करना है, उसके इनिशियल का कैपिटल लेटर में लिखना है। जैसे कि न्यूटन है, कैपिटल एन में लिखा है। केल्विन है, कैपिटल के में लिखा है। वैट का जो सिंबल है डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू में लिखा हुआ है। वैसे हमने एम्पियर का भी देखा था, कैपिटल ए में लिखा हुआ था, इलेक्ट्रिक करंट का, है कि नहीं। अब देखो, द फुल नेम ऑफ ए यूनिट, अगर हम यूनिट का फुल नेम लिखते हैं तो वो स्मॉल लेटर से बिगिन करता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने न्यूटन का कैपिटल एन लिखा हुआ है, लेकिन जब न्यूटन के मैं स्पेलिंग पूरी लिख लेती हूँ तो मैं कैसे लिखती हूँ, ये स्मॉल लेटर्स में लिखती हूँ। ये समझ में आ रहा है सबको, यस मैम। वेरी गुड। और एक रूल और भी है, जो सिंबल से वो प्लूरल फॉर्म में कभी नहीं होते। मतलब कभी कभी बच्चों को आदत होती है, वो क्या लिखते हैं, अगर मुझे मास लिखना हो किलोग्राम, तो वो एस लगा देते हैं, केजीएस, या फिर मीटर्स, इस तरह से कर देते हैं। ये गलत फॉर्मेट है, ठीक है। इस तरह से नहीं लिखा जाता, हमें वो प्लूरल फॉर्म में नहीं लगाना है। हम क्या लिखेंगे, सिर्फ केजी, मीटर, सेकेंड, जो भी हमने यूनिट्स देखे उस तरह से। आपको ये समझ में आ गया है कि हम क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक रहती है यूनिट्स की। एक तो Yes, सारे ma'am. यूनिट, वेरी गुड, सारे यूनिट क्या रहेंगे, वेरी गुड दिव्यांश, सारे यूनिट्स क्या रहेंगे, एक तो स्मॉल लेटर्स में रहेंगे। सिंबल्स क्या, सिंबल्स के आगे हम फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे। साइंटिस्ट का नाम आता है तो हम उसका इनिशियल लेटर कैपिटल में लिखेंगे। अगर हमें फुल नेम में लिखना हो और साइंटिस्ट का भी नाम हो तो भी क्या करेंगे, हम वो स्मॉल लेटर में लिखेंगे, फुल नेम लिखना हो तो। और जो यूनिट्स है, अगर मुझे
प्लूरल फॉर्म में लिखने हैं, वो प्लूरल फॉर्म में नहीं होते बेसिकली। मतलब सिर्फ हम यूनिट ही लिखेंगे, उसके आगे एस नहीं लगाएंगे, जैसे हम प्लूरल फॉर्म में करते हैं, वो नहीं करना है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। जो हम यूनिट है उसके कोई सिस्टम भी है, 4 सिस्टम है, एक सीजीएस, एमकेएस, एफपीएस एंड एसआई सिस्टम। आपने ये नाम सुने हुए हैं पहले? ये कौन कौन से यूनिट है, नाम सुने हुए हैं? देखो, ये इसे हम ना सिस्टम ऑफ यूनिट्स बोलते हैं। एक मैं एक कॉलम कर लेती हूँ, लेंथ का, मास का और टाइम का। अब हम सीजीएस यूनिट के बारे में बात करते हैं, तो सीजीएस यूनिट में जो लेंथ है सी से डिनोट करती है। वेरी गुड दिव्यांश। सीजीएस यूनिट में लेंथ सेंटीमीटर से मेजर होती है, सेंटीमीटर से मेजर होती है। मास किससे मेजर होता है? ग्राम से मेजर होता है। और टाइम किससे मेजर होता है? सेकेंड से मेजर होता है। अगर हम एमके सिस्टम के बारे में बात करते हैं, एमके सिस्टम में क्या होता है? जो लेंथ है, वेरी गुड सौरव। एफपीएस में क्या होता है? फुट पाउंड सिस्टम लगता है, वेरी गुड। अगर हम एमकेएस की बात करते हैं तो लेंथ क्या होगी? मीटर में होगी। मीटर, किलोग्राम, सेकंड। वेरी गुड हेमा। मीटर, किलोग्राम, सेकेंड में रहेगा। अगर हम बात एफपीएस की करते हैं, जैसे अभी दिव्यांश ने बताया था, वो लेंथ किस में रहेगी? फीट में रहेगी। फीट, सॉरी, फुट, पाउंड और सेकेंड में रहेगी। वैसे ही एक और है एसआई यूनिट। एसआई यूनिट क्या है? ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, ठीक है। सभी कंट्रीज में ये एक्सेप्टेड है। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स इसे बोला जाता है, एसआई यूनिट को। एसआई यूनिट में जो लेंथ है हम किस में मेजर करते हैं? मीटर में। मास किस में करते हैं? वेरी गुड सौरव, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल ऑफ यूनिट्स। मीटर, किलोग्राम और टाइम किस में मेजर करते हैं? सेकंड में मेजर करते हैं। अब आप यहाँ पे देखोगे, ये जो एमके सिस्टम है और ये जो एसआई सिस्टम है, जो लेंथ, मास, टाइम दोनों में सेम आ रहा है। यहाँ पे आ रहा है। ये एमके सिस्टम में भी लेंथ, मास, टाइम सेम ही लगा रहा है और एसआई में भी सेम ही दिख रहा है। हमारे पास 4 सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, सीजीएस, एमकेएस, एफपीएस एंड एसआई। एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। एमकेएस और एसआई जिसमें लेंथ, मास, टाइम सेम ही यूनिट्स है, ठीक है। मीटर, किलोग्राम, सेकंड। ये समझ में आया है अभी तक? यस मैम। वेरी गुड। हम आगे चलते हैं। अब मुझे बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिस्टम ऑफ यूनिट्स? इसमें से कौन से सिस्टम ऑफ यूनिट नहीं है? आप बता सकते हो? मैम डी। कौन? वेरी गुड हेमा। दिव्यांश, वेरी गुड। कौन सी नहीं है? डेसिबल नहीं है। हमने देखा है एमके, सीजीएस, एसआई, ये क्या है? सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, डेसिबल नहीं है। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following system matches with the SI system of units? SI system of units के साथ कौन सी सिस्टम मैच करती है? सी। आप बता सकते हैं कौन सी करती है? सी। वेरी गुड सौरव, एमके सिस्टम करती है। वेरी गुड सौरव, वेरी गुड। कौन सी करती है? एमके सिस्टम करती है। एमके सिस्टम में भी हम लेंथ किस में मेजर करते हैं? मीटर, किलोग्राम, किलोग्राम, सेकंड। किलोग्राम, सेकंड। किलोग्राम, सेकंड। वेरी गुड शिवानी, वेरी गुड हेमा। और एसआई यूनिट में किस में करते हैं? सेम, लेंथ मीटर में करते हैं, मास किलोग्राम में करते हैं और
टाइम जो है सेकंड में करते हैं। तो ये जो एसआई यूनिट है और एमके सिस्टम है, दोनों भी मैचेस कर रहे हैं, कर रहे हैं, ठीक है यस ना? मैम। वेरी गुड। अभी मुझे फुल फॉर्म बताएगा एसआई सिस्टम का, कौन सा है इसमें से? ए कौन सा है? मैम ए नहीं, आप मुझे बता देना ठीक से। नेक्स्ट क्लास में ना मैं यही क्वेश्चन आपसे पूछूंगी। वेरी गुड सौरभ, वेरी गुड। क्या है ऑप्शन हमारा? बी है, सिस्टम इंटरनेशनल। सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट्स हम एसआई यूनिट को बोलते हैं। वेरी गुड। अब डायमेंशंस क्या है? आपको डायमेंशंस पता है? ये वर्ड पहले सुना हुआ है कभी? पहले तो हम डेफिनेशंस देखते हैं डायमेंशन क्या है, फिर हम देखेंगे वो उसके एग्जाम्पल वगैरह सब कुछ। मेरे साथ डेफिनेशंस लिखोगे आप सब। डायमेंशंस क्या होते हैं? डायमेंशंस आर द powers to which the fundamental units are raised in order to express the desired unit of quantity. डायमेंशंस क्या होता है? डायमेंशन आर द पावर्स, क्या होता है? डायमेंशन आर द पावर्स टू विच फंडामेंटल यूनिट्स आर रेज्ड इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस डिजायर्ड यूनिट क्वांटिटीज। मैं एग्जांपल लेके समझाती हूँ। अगर मान लो मैंने एग्जांपल ले लिया है एरिया का। एरिया का फॉर्मूला क्या है? आपका डेफिनेट, वेरी गुड। क्या है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। आप नोट्स भी लिख रहे हो ना मेरे साथ बच्चों? यस मैम। हाँ, लिखते रहना मेरे साथ। और अगर आपको टाइम लगेगा लिखने में तो मुझे बता देना, मैं थोड़ा देर आपके लिए वेट भी कर सकती हूँ, ठीक है? लेकिन ओके मैम। आप मेरे साथ लिखते रहना, और आपको ना मजा भी आएगा। हम जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो आपको अच्छे से समझ में भी आएगा। अभी एरिया क्या है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ है। लेंथ मेजर करना मतलब क्या होता है? लेंथ मतलब लेंथ ही मेजर करते हैं, और ब्रेड्थ में भी क्या करते हैं? लेंथ ही मेजर करते हैं, है कि नहीं? तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ये लेंथ का हम लेंथ स्क्वायर, मल्टीप्लाई वेरी गुड, लेंथ मल्टीप्लाइड लेंथ लिख सकते हैं, और उसे ही हम लेंथ का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब आप यहाँ पे देखोगे ये जो मैंने, और डायमेंशन जब हम लिखेंगे तो स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है? ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ना उसके अंदर लिखेंगे। अब मैंने क्या लिखा है डेफिनेशन? डायमेंशन आर द पावर्स टू विच फंडामेंटल यूनिट्स आर रेज्ड। क्या है जो फंडामेंटल यूनिट है? फंडामेंटल यूनिट क्या है? यहाँ पे लेंथ का फंडामेंटल यूनिट क्या है? मीटर रहेगा। फंडामेंटल यूनिट क्या रहेगा? मीट हेलो, हाँ, अगर हम LMT फॉर्मेट में लिखते हैं, यहाँ पे M भी नहीं है और T भी नहीं है तो हम क्या लिख सकते हैं? L2 M0 T0। वेरी गुड। अगर हमें इस फॉर्मेट में लिखना है और अगर वहां पे कुछ प्रेजेंट ही नहीं है तो हम 0 लिख देंगे, ठीक है? इसका मतलब ये जो 2 है ना, ये क्या है? डायमेंशन है लेंथ की फॉर्म में। एरिया की डायमेंशन है लेंथ की फॉर्म में, और उसकी डायमेंशन कितनी है? 2 डायमेंशन है। इस तरह से अगर मैं सेकंड एग्जाम्पल ले लेती हूँ वॉल्यूम का। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है आपको पता है? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट।
वेरी गुड हेमा। क्या है? लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ, या फिर हम विड्थ भी बोल सकते हैं, विड्थ इंटू हाइट। अब यहाँ पे हम तीनों जगह पे क्या कर रहे हैं? लेंथ ही मेजर कर रहे हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं? एल इंटू एल इंटू एल, दैट इज एल का क्यूब। ये क्या हुआ? ये इसका डायमेंशन हुआ ना। और इसे ही हम इस फॉर्मेट में अगर लिखना चाहते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं? एल क्यूब m0 t0, क्योंकि ये m है मास का है और t किसका है? टाइम का है। वेरी गुड दिव्यांश, वेरी गुड। ये इस तरह से हम लिख सकते हैं। जो प्रेजेंट नहीं है 0 लगा दो उसके पावर में, ठीक है। हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे एक चार्ट आपको दिखाई दे रहा होगा, ये डायमेंशन लिखे हुए। लेंथ का हम एल, कैपिटल एल से लिखते हैं, मास का कैपिटल एम, टाइम का कैपिटल टी, टेम्परेचर का कैपिटल के। ये डायमेंशन है, ठीक है। डायमेंशन और यूनिट में कंफ्यूजन नहीं करना है। कैसे लिखते हैं मैं ना एक बार आपको चार्ट पे लिखा दूंगी। एक मिनट, मेरे पास कोई ब्लैंक पेज है क्या? मैं देखती हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखती हूँ। आपको ना मेरे साथ डायमेंशंस लिखने हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज के। कौन कौन से हैं डायमेंशंस ऑफ? ठीक है, डायमेंशन ही हम हेडिंग डालते हैं, बहुत बड़ा हो जाएगा। फर्स्ट है, अगर लेंथ का हम डायमेंशन लिखेंगे तो वो क्या लिखेंगे? स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है, कैपिटल एल। वैसे ही मास का क्या लिखेंगे? डायमेंशन कैपिटल एम लिखना है ब्रैकेट के अंदर। वैसे ही हम टाइम का क्या लिख सकते हैं? कैपिटल टी लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर। फिर से ये जो है लेंथ, मास, टाइम, ये क्या रहेंगे? सबसे ज्यादा यूज होने वाले, ये कॉमनली यूज्ड है, ठीक है। बहुत ज्यादा हम इसका यूज करने वाले हैं, ये तीनों डायमेंशंस का। फोर्थ है हमारे पास टेम्परेचर। टेम्परेचर को हम डायमेंशन कैसे लिख सकते हैं? टेम्परेचर का, टेम्परेचर का हम कैपिटल के में भी लिख सकते हैं और थीटा में भी लिख सकते हैं। हमारे बुक्स में ना थोड़ा डिफरेंस आ सकता है। अगर कोई आप रेफरेंस बुक कर रहे हो या फिर न्यूमेरिकल्स के लिए दूसरी कोई बुक्स लगा रहे हो ना सॉल्व करने के लिए, तो कभी कैपिटल के भी लिख सकते हैं, थीटा भी लिख सकते हैं। वो ऑथर के ऊपर डिपेंड करेगा वो क्या लिखेगा, ठीक है। सेकेंड क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के लिए हम डायमेंशन कैसे लिखेंगे? कैपिटल ए। वेरी गुड, वेरी गुड हेमा। ये क्या लिखेंगे? कैपिटल ए लिखेंगे। और क्या लिख सकते हैं? कैपिटल आई लिख सकते हैं। याद रखना है, बुक्स डिफर कर सकती है, आपका आंसर तो सेम ही आएगा, वो मैटर नहीं करता है। ये ऑथर के ऊपर डिपेंड करता है, वो कैपिटल ए लिखे, आई लिखे, ठीक है। बुक्स डिफर कर सकती है। 6, लुमिनस इंटेंसिटी। लुमिनस इंटेंसिटी, इसका डायमेंशन क्या है? कैपिटल सी। वेरी गुड हेमा, वेरी गुड। कैपिटल सी में लिखेंगे। सेवेंथ जो है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम डायमेंशन कैसे लिख सकते हैं इसका? मोल में लिखेंगे, ठीक है। वेरी गुड सौरव, वेरी गुड। मोल में लिखेंगे, ठीक है। अब देखो, हम ना कुछ एग्जाम्पल लेते हैं ये डायमेंशन के। हमें आगे ना डायमेंशनल एनालिसिस एक टॉपिक पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप जेई के, नीट के कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिजिक्स के कौन से भी टॉपिक के, 11th हो या फिर 12th हो, आपका आंसर सही आया है नहीं, कैसे चेक करेंगे? डायमेंशनल एनालिसिस से आप चेक करेंगे, या ये ना हम पढ़ेंगे क्लास में।
तो आपको कोई दिक्कत नहीं आ जाएगी। और डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ने के लिए ना हम बहुत सारे क्वांटिटी, अराउंड 20 to 30 क्वांटिटीज हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, जितना हो सकता है हमसे अभी। ठीक है, कुछ हम कल देखेंगे, कुछ अभी देखेंगे। आप भी मेरे साथ करना, ठीक है? आपको भी बहुत मजा आ गया। अब हम क्वांटिटीज लेते, हमने 3 क्वांटिटीज करी थी ना पहले। अब मैं 4th क्वांटिटीज लेती हूँ, मास डेंसिटी। इसका आप डायमेंशन निकाल सकते हो, मैं आपको फॉर्मूला बता दूंगी। मास डेंसिटी का फॉर्मूला क्या रहता है पता है आपको, किसी को? मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम। वेरी गुड, मास अपॉन वॉल्यूम रहता है। वेरी गुड दिव्यांश, वेरी गुड, डायमेंशन भी करेक्ट दिया है। मास अपॉन वॉल्यूम रहता है। और मास का जो डायमेंशन है हम कैसे लिखेंगे? कैपिटल एम से। और वॉल्यूम का कैसे लिखेंगे? वॉल्यूम क्या है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, राइट? तो लेंथ विड्थ हाइट किस में मेजर करते हैं? लेंथ में ही मेजर करते हैं, वो एल क्यूब आ जाएगा यहाँ पे। तो हम मास डेंसिटी कैसे लिखेंगे? m1 l⁻³ और t⁻0। ये हमारा क्या रहेगा? डायमेंशन रहेगा किसका? मास डेंसिटी का। समझ में आ रहा है बच्चों? आप सभी को समझ में आ रहा है? यस मैम। वेरी गुड दिव्यांश, वेरी गुड हेमा। अभी ना आपको मेरे साथ भी सॉल्व करना है। अब मुझे बताओ, वेलोसिटी का डायमेंशन क्या हो सकता है? पहले तो वेलोसिटी का फॉर्मूला मुझे बताओ, हमने पीछे भी डिस्कस किया डिस्प्लेसमेंट था। अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेरी गुड, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। अब ये डिस्प्लेसमेंट हम किस में मेजर करते हैं? लेंथ, और लेंथ का डायमेंशन हम एल से लिखते हैं। टाइम का डायमेंशन हम किससे लिखते हैं? टी से। तो हमारा वेलोसिटी क्या रहेगा? डायमेंशन L1 t⁻1, और m का हम 0 लिख देंगे क्योंकि m तो मेंशन है ही नहीं। वेरी गुड सौरव, वेरी गुड। अभी देखो, मुझे बताना, आप बताओगे ये स्पीड का डायमेंशन क्या होगा? स्पीड का डायमेंशन आप बताओगे डिस्प्लेसमेंट अभी। अपॉन टाइम। दिव्यांश सेम ही रहेगा। वेरी गुड। क्यों? क्योंकि उसमें भी हम क्या करते हैं? डिस्टेंस मेजर करते हैं, और डिस्टेंस क्या होता है? लेंथ ही होती है। तो लेंथ अपॉन टाइम क्या होगा? सेम ही आएगा। इसका मतलब क्या है? वेलोसिटी और स्पीड दोनों का ही डायमेंशन क्या है? सेम ही आ रहा है। अब आप, ये क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस किस में मेजर करते हैं? लेंथ एल, और टी हम टाइम के लिए लिखते हैं। तो हमारा डायमेंशन क्या आएगा? L1 m0 t⁻⁻1। ये हमारा डायमेंशन है। ये डायमेंशन सेम ही है कि नहीं? वैसे ही अब मुझे बताना, एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या रहेगा? आप निकाल सकते हो? एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या रहेगा? क्या चेंज इन रहेगा? वेलोसिटी टाइम टेकन। चेंज इन वेलोसिटी टाइम पर टेकन। यूनिट। अपॉन टाइम चाहिए। वेरी गुड। क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। वेरी गुड। तो मैं क्या लिख सकती हूँ? वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। अभी ना मैंने डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग मैंने डायरेक्टली फॉर्मूला लिखा है, ठीक है? तो आप कंफ्यूज नहीं होना, हमें ये डिटेल में पढ़ना है, सारे फॉर्मूलेज कैसे आते हैं, कैसे डेफिनेशन है, सब समझना है। लेकिन ये चैप्टर के बाद, अभी ना हम सिर्फ फॉर्मूला लिख रहे हैं और डायमेंशन के ऊपर फोकस कर रहे हैं, ठीक है? अभी ये देखो, वेलोसिटी, वेलोसिटी का तो हमने डायमेंशन निकाल लिया। वेलोसिटी क्या है? लेंथ अपॉन टाइम। और ये टाइम है, वो भी टाइम में मेजर होगा। तो इसका डायमेंशन क्या होगा? वेरी गुड हेमा। और किसी ने बताया था, और भी चार्ट ने, हाँ, एक्सेलरेशन का m0 l1। वेरी गुड, वेरी गुड दिव्यांश।
क्या आएगा, L1 T⁻⁻², और m के क्या रहेगी, 0। तो आपको समझ में आ रहा है बेसिकली, वेरी गुड, सबको समझ में आ रहा है। अब मुझे बताना, हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का क्या रहेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हम ये जी में डिनोट करते हैं, ठीक है, स्मॉल जी में रहता है। वेलोसिटी। देखो, ये जो हमने एक्सेलरेशन का निकाला था, और ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बेसिकली दोनों भी एक्सेलरेशन है, तो सेम ही रहेगा। वेरी गुड हेमास, दिव्यांश, सेम ही रहेगा, समझ में आ रहा है इसका मतलब, तो इसका भी डायमेंशन सेम ही है, वेलोसिटी जो एक्सेलरेशन है, सॉरी, एक्सेलरेशन जितना ही रहेगा, m0 L1 T⁻⁻²। आप सभी को जितना मैंने पढ़ाया है वो समझ में आ रहा है, इसका मतलब वेरी गुड। अब मुझे बताना, हम नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं, ठीक है। फोर्स का डायमेंशन क्या रहेगा, फोर्स का फॉर्मूला पता है आप सभी को, मास। मास मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन। वेरी गुड, वेरी गुड, दोनों ने भी सेम सही बताया है। फोर्स क्या है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, और मास हम कैपिटल एम से हेमा हेमा ने आंसर डाला है वेरी गुड, सभी सॉल्व कर रहे हैं इसका मतलब मेरे साथ। और एक्सेलरेशन का हमने क्या देखा है, हमारे पास एक्सेलरेशन का क्या है, L1 T⁻⁻², तो हम ये डायरेक्टली लिख सकते हैं, अभी तो हमने डिराइव किया है ना, वेरी गुड, वेरी गुड। क्या है, L1 T⁻⁻², तो ये हम पूरा कैसे लिख सकते हैं, m1 L1 T⁻⁻² हमारा फोर्स का डायमेंशन है, ठीक है, सबको समझ में आ रहा है अभी मुझे मोमेंटम का बताना, ठीक है, आप लोग मुझे मोमेंटम का बताएंगे, मैं मोमेंटम का आपको फॉर्मूला बता दूंगी। मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी होती। अब आप बताना, अब मैं नहीं करने वाली, आप बताओगे सब लोग। वेलोसिटी का हमने निकाला हुआ है, मास का तो हमें पता है, m1 L1 T⁻⁻1। वेरी गुड हेमा, वेरी गुड। क्या है, मास का क्या है, m है, और वेलोसिटी, दिव्यांश सही है, मास इनटू वेलोसिटी, m1 L1 T⁻⁻1। वेरी गुड। वेलोसिटी का क्या है, L1 T⁻⁻1। हम पूरी मिला के कैसे लिख सकते हैं, m1 L1 T⁻⁻1। वेरी गुड। अभी मुझे ना वर्क का बताना, वर्क का डायमेंशन क्या रहेगा। एक तो वर्क का फॉर्मूला मैं बता देती हूँ, ठीक है, क्या वर्क का फॉर्मूला रहता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट रहता है, ठीक है, और ये जो है ना फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये क्रॉस प्रोडक्ट होता है, आपको ये सेकेंड चैप्टर में सीखने को मिलेगा। और क्रॉस प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं, कॉस एंगल लेते हैं। आप जस्ट ना फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का ही निकालना, जो आगे का है हम सेकेंड चैप्टर में देख लेंगे, ठीक है। ये बताना मुझे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वर्क का फॉर्मूला m1 L2 T⁻⁻²। वेरी गुड, सही जा रहे हो सभी के आंसर आ रहे हैं, मेरे से पहले आ रहे हैं, ठीक है, वेरी गुड दिव्यांश, वेरी गुड। इसका क्या है, अभी फोर्स का हमने निकाला हुआ है, क्या है, m1 L1 T⁻⁻2 है, और डिस्प्लेसमेंट हम किस में मेजर करते हैं, लेंथ में मेजर करते हैं, तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m1 L2 T⁻⁻2। सही है, वेरी गुड। और हमने बताया है, जो भी डायमेंशन लिखेंगे वो किस में लिखेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखेंगे, ठीक है।
अभी मैंने एक साइड से स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगाया था, ऐसे करोगे तो वो गलत हो जाएगा। आपको दोनों तरफ से स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है, ठीक है। अभी मुझे ये बताना, मैं ना आपको और एक क्वांटिटी देती हूँ, पावर का क्या रहेगा। मैं फॉर्मूला आपको बता दूंगी, ठीक है। आपको मजा आ रहा है पढ़ने में बच्चों? Yes, ma'am. वेरी गुड Yes, लता, ma'am. वेरी गुड। अभी ना आप जैसे जैसे मेरे साथ सॉल्व करोगे ना, आपको और भी मजा आएगा। ये तो हमारी इनिशियल स्टेट है, ठीक है। जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना, इससे भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। पूरा फिजिक्स हम पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपको ना बस कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी है। डेली हमारी क्लास ले लो, और जैसे जैसे क्लास चल रही है ना, आपको नोट डाउन करना है और मेरे साथ क्वेश्चन सॉल्व करने। जो भी प्रॉब्लम्स हो ना आपकी, वो आप क्लास में पूछ सकते हो, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं आएगी, फिजिक्स बहुत इजी है। अब मैं सेकंड देती हूँ, पावर का मुझे बताना। ओके, लिखा भी हुआ है, पावर का आंसर भी आ Power गए upon हैं। time. सॉरी, पावर का फॉर्मूला क्या होता है? Work upon time. वेरी गुड लता, वेरी गुड। वर्क अपॉन टाइम। मैंने क्वेश्चन लिखने से पहले ही सबके आंसर आ गए। क्वेश्चन ही नहीं लिखा था मैंने। वेरी गुड। अभी मुझे बताना, वर्क अपॉन टाइम, इसका डायमेंशन लिखा हुआ था ना सभी ने, कमेंट्स आई हुई थी। अब मुझे वर्क का बताओ, वर्क का डायमेंशन क्या है? अभी मैंने किया था यहाँ पे, देखो मैं तो भूल गई। आपने तो पहले ही बता दिया था आंसर मुझे। वर्क का क्या है? m1 L2 T⁻²। मैं डायरेक्टली लिख सकती हूँ यहाँ पे, m1 L2 T⁻²। और टाइम का क्या है? t। तो हम कंबाइन करके कैसे लिख सकते हैं? m1 L2 T⁻³ इस तरह से लिख सकते हैं, और इसे हम स्क्वायर ब्रैकेट में डालेंगे, ये भूलना नहीं है, ठीक है। हमें ना, हमने बहुत अभी 12 क्वांटिटीज देखी है, उसका डायमेंशन निकाला है। अभी और भी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, जो और भी डिफिकल्ट होगी। कुछ कुछ हमने 11th की कर ली है, हम आगे भी जाएंगे, फ्लूइड की करेंगे, थर्मोडायनेमिक्स की कोई जो क्वांटिटीज है ना, उनका भी करेंगे। फिर 12th के क्लास की जो है उसका भी देखेंगे। आपको कल इससे भी ज्यादा मजा आएगा, सिर्फ आपको क्लास अटेंड करनी है, ठीक है। और इसके जो नोट्स रहेंगे वो भी आपको ग्रुप में मिल जाएंगे, ठीक है। अभी जो मैंने पीपीटी पे लिखा हुआ था वो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब मुझे बताना, आपको इस टॉपिक में क्या डाउट आया है? सब समझ में आए हैं बच्चों? Yes, ma'am. Yes, ma'am. वेरी गुड, वेरी गुड लता। आपको क्लासेस रेगुलरली लेनी है, जो भी लिखा हुआ है मेरे साथ लिखना है, क्वेश्चंस भी सॉल्व करने। आपको फिजिक्स बहुत इजी जाएगा, ठीक है। Okay, अभी ma'am. अभी डाउट्स है? अभी आज के टॉपिक में कोई डाउट्स है आपको? No, ma'am. सब समझ में आया है? Yes, ma'am. वेरी गुड, Yes, ma'am. ठीक है। तो अभी और भी हम ले सकते हैं, अभी हमारे पास 5 मिनट है, ठीक है। तो मैं और एक क्वांटिटी देती हूँ, आपको उसका डायमेंशन निकालना है, ठीक है। मैं काइनेटिक एनर्जी देती हूँ। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पता है बच्चों आपको? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पता है? मैं बता देती हूँ, 1/2 mv²। ये जो m है मास होता है, v वेलोसिटी होती है, और ये तो कांस्टेंट है। कांस्टेंट का डायमेंशन नहीं होता है, नो डायमेंशन। अब डायमेंशन किसका होगा? मास का और वेलोसिटी का। अब मुझे आप बताना कि काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन क्या होगा। कर सकते हो? एक बार करके ट्राई करना, मुझे बताना आंसर। देखो यहाँ पे जो मास है 1/2, इसका कोई डायमेंशन है क्या? नहीं, ये तो कांस्टेंट है, उसका कोई डायमेंशन नहीं। रही बात मास की, मास हम कैसे लिख सकते हैं? कैपिटल एम में,
मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी। वेलोसिटी का हमने डायमेंशन, वेलोसिटी का फॉर्मूला कैसा है, पहले तो इसे हम डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लिखते हैं, राइट। और डिस्प्लेसमेंट हम किस में मेजर करते हैं, लेंथ में मेजर करते हैं, तो एल आएगा। और टाइम किस में मेजर करते हैं, सॉरी टाइम का डायमेंशन कैपिटल टी है। तो हम काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन कैसे लिखेंगे, m1 l1 t टू द पावर -1। ये क्या आ जाएगा, हमारा काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन है। समझ में आ रहा है, Yes, ma'am. Yes, बहुत ma'am. इजी है, Yes, वेरी ma'am. गुड। अगर आपको ना ये सारे डायमेंशन निकालना इजी जा रहा है ना, तो हम जो कल पढ़ने वाले डायमेंशनल एनालिसिस करके, वो तो बहुत इजी जाएगा। अगर आपको वो टॉपिक आ जाता है ना, तो फिजिक्स का कोई भी क्वेश्चन हो, उसका आंसर आप लिखोगे तो उसको ना चेक भी कर पाओगे कि वो सही है या गलत। तो आपको वहीं पे भी पता चलेगा कि आंसर कैसे करना है। मान लो मेरे पास कोई भी क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, 12th का है, आपने वो चैप्टर पढ़ा ही नहीं है। मान लो, ऐसे कंसिडर कर लो, आपने पढ़ा ही नहीं है, उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है आपको, और उसके 4 ऑप्शन है, और ये आपको पता चल रहा है कि उसका जो आंसर आएगा ना, उसका यूनिट मान लो कुछ वैट रहेगा, या फिर हम बोलते हैं न्यूटन रहेगा, न्यूटन में कुछ आंसर आएगा। और ये जो सारे ऑप्शन दिए गए ना, कुछ जूल में दिए गए हैं, कुछ वैट में दिए गए हैं, कुछ न्यूटन में दिए गए हैं। लेकिन आपको ना ये पता नहीं है, जो भी फॉर्मूला है, आंसर है ना, वो पता नहीं है। तो आप ये अंदाजा तो लगा लोगे कि जो क्वेश्चन है, इसका आंसर तो न्यूटन में आएगा, तो आप इजीली उसका आंसर पिक कर सकते हैं। किससे, डायमेंशनल एनालिसिस के टॉपिक से। आपको तो पढ़ा भी नहीं है, फिर भी आप उस टॉपिक की हेल्प से क्या करोगे, वो आंसर निकाल पाओगे। तो कल का जो टॉपिक रहेगा ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और वो कब आएगा आपको, जब आपको ये डायमेंशंस लिखने आएंगे। समझ में आ रहा है, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, वेरी ma'am. गुड। अभी हमने थोड़े से डायमेंशन देखे, कल ना हम थोड़े और डिफिकल्ट करेंगे, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो, और ना आप खुद करोगे, आप बोलोगे कि ये कितना इजी है। दिव्यांश को तो ये मतलब कैसे होगा ये लग रहा है। दिव्यांश, आप भी ना कल की क्लास अटेंड करना, कोई भी क्लास मिस नहीं मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कल पढ़ लोगे ना, तो मतलब कोई भी क्वेश्चन ना आप इससे सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको पता भी नहीं होगा, तो मैं आपको बताऊंगी इसका यूज कैसे करते हैं। लेकिन उसके लिए हमें डायमेंशंस के प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, वो तो कल होंगे, और डायमेंशनल एनालिसिस हम कल करेंगे। अभी हमारा टाइम हो चुका है, तो बच्चों कल जरूर आना है, और आज के लिए रिवीजन करना है, ठीक है। कल से आपको डेली Okay, ma'am. प्रैक्टिस के लिए प्रॉब्लम्स मिलेंगे, सिर्फ 5 प्रॉब्लम्स होंगे। 5 प्रॉब्लम्स तो आप इजीली कर लोगे, है कि नहीं। Yes, ma'am. वेरी वेरी गुड, वेरी गुड। अभी गुड नाइट एवरीवन, एंड कीप स्टडिंग एंड कीप लर्निंग।